यूपी टेट प्रीवियस ईयर प्रश्नों की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं हिंदी का दूसरा वीडियो। आज का यह वीडियो यूपी टेट 2020 में पूछे गए हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो यूपी टेट 2020 में पूछे गए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे होगा। आने वाले यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें लगभग 5 प्रश्न हिंदी साहित्य से पूछे गए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। दोस्तों, प्रयोजन का अर्थ होता है कि किसी उद्देश्य से किया गया कार्य या फिर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से किया गया कार्य, अथवा कह सकते हैं कि किसी हेतु किया गया कार्य प्रयोजन होता है। तो इसका उत्तर होगा नियोजन। नियोजन प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। हमारा दूसरा प्रश्न है, ऋजु का विलोम शब्द है। ऋजु का विलोम, दोस्तों ऋजु का अर्थ होता है कि सीधा, जबकि वक्र का अर्थ होता है तिरछा मिर्छा या फिर टेढ़ा मेढ़ा। तो इसका उत्तर होगा वक्र। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। इसमें से किसमें विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? दूसरा, दूसरा क्रमवाचक है, बिल्कुल सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब क्रम बताते हैं। ढाई अपूर्णांक बोधक है, बिल्कुल। डेढ़ हुआ, ढाई हुआ, 3.5 हुआ, 4.5 हुआ, ये सब अपूर्णांक हैं। 26 पूर्णांक बोधक है, बिल्कुल। 26 एक पूर्णांक संख्या है। 26, 27, 28 जो भी संख्या होगी वो पूर्णांक है। वह नौकर, इसमें कोई विशेषण नहीं है। दोस्तों, यह बिल्कुल गलत है। किसी भी संज्ञा से पहले जब उसको इंगित करने के लिए किसी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। तो वह एक सार्वनामिक विशेषण है। इसमें दिया है कोई विशेषण नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। हमारा अगला प्रश्न, आप भले तो जग भला। दोस्तों, इसमें प्रयोग किया गया आप एक निजवाचक सर्वनाम है, जिसको आप कह सकते हैं कि आपका अर्थ होता है स्वयं से, अर्थात स्वयं भले तो जग भला। तो इसमें प्रयोग सर्वनाम जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दोस्तों, यह यूपी टेट 2020 का एक विवादित प्रश्न था, जिसमें चील और सरसों दोनों पे विवाद था, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर सरसों माना है। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम। दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं थी मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। ये बिल्कुल, इसका क्रम बिल्कुल सही है, क्योंकि मधुशाला 1935 में और मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, निशा निमंत्रण 1938 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, इसमें सुमेलित करना है। हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी नागरी प्रचारणी सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, इसको सुमेलित करना है। दोस्तों, हिंदी साहित्य सम्मेलन, इसका उत्तर होगा वर्ष 1910। काशी नागरी प्रचारणी सभा, यह सबसे पुरानी है, इसका उत्तर होगा 1893। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, इसका उत्तर होगा वर्ष 1918। तो इसका अगर उत्तर आप देखें तो 3, 1, 2, 3, 1, 2, इसका उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, तुलसीदास के रचनाकार हैं। दोस्तों, नाम पर आप बिल्कुल मत जाइएगा। तुलसीदास रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक महत्वपूर्ण रचना थी, जिसमें तुलसीदास जी को एक आप कहानी सुने होंगे कि किस प्रकार वो अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। बाद में अपनी पत्नी के ताना मारे जाने के बाद वो घर छोड़कर चले गए थे और एक महान रचनाकार हुए। अगला प्रश्न, अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है? दोस्तों, अन्य से अनन्या यह आत्मकथा है प्रभा खेतान की। अगला प्रश्न, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह वाक्य किसका है? दोस्तों, यह वाक्य है संत रैदास का, जिसमें संत रैदास जी ने प्रभु को चंदन के समान और स्वयं को पानी के समान बताया है। हमारा अगला प्रश्न है,
राम आम खाता है वाच्य का कौन सा रूप है? दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि राम आम खाता है, तो जब कर्ता का प्रभाव सीधा क्रिया पर पड़े या फिर क्रिया सीधा कर्ता के अनुसार हो तो वहाँ पे होता है कर्तवाच्य। अगर यहीं पे दिया होता कि राम के द्वारा आम खाया जाता है तो वहाँ पे हो जाता कर्मवाच्य, या फिर राम से आम खाया जाता है तो वहाँ पे होता कर्मवाच्य, क्योंकि तब आम आम यानी कर्म का प्रभाव सीधा क्रिया पर पड़ने लगता। अगला प्रश्न, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। उपरोक्त में अलंकार पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पे पानी शब्द 3 बार प्रयोग किया गया है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग है। जैसे अगर आप मानव के संबंध में देखें पानी, तो उसका आत्मसम्मान या फिर उसकी इज्जत से है। और अगर आप देखें कि मोती के संबंध में तो मोती की चमक से है, और चूने के संबंध में तो बुझा हुआ चूना किसी काम का नहीं होता है। तो इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार, जब एक ही शब्द बार बार प्रयोग हो और उसका अर्थ अलग अलग हो उसमें होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? दोस्तों यहाँ पे शुद्ध शब्द पूछा है, तो शुद्ध होगा बिल्कुल अंगना। ठीक, चांद में होगा चंद्रबिंदु, आँख में होगा चंद्रबिंदु, अंक में होगा एक बिंदु। अगला प्रश्न, किस शब्द की वर्तनी सही है? यहाँ पे वर्तनी से पूछा है, तो समनिधि कोई शब्द नहीं होता है, सन्निधि यह गलत है, सन्निधि भी गलत है, सन्निधि बिल्कुल ये सही शब्द है, इसमें भी छोटी ई की मात्रा होगी और इसमें दोनों में छोटी ई की मात्रा होगी। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। दोस्तों किसी भी बीमारी या फिर किसी भी चीज़ का उपचार उसके निदान पर निर्भर करता है। जितना अच्छा उसका निदान होगा या फिर जितनी अच्छी उसके समस्याओं का कारण सही से पहचान में आ जाएगी तो उतना ही बेहतर उसका उपचार हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा समस्याओं के कारण की सही पहचान पर समस्याओं का सही उपचार हो सकता है। अगला प्रश्न, घोंसले में चिड़िया है कौन सा कारक है? दोस्तों जहाँ पे में, पे और पर ये 3 शब्द आते हैं वहाँ पे होता है अधिकरण कारक। संबंध का होता है, संबंध में होता है का की के, आपादान से होता है से या फिर के द्वारा अलगाव के संबंध में, संप्रदान में होता है के लिए। हमारा अगला प्रश्न है यह गद्यांश पर आधारित है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। आइए देखते हैं इसका प्रश्न क्या है। आप एक बार गद्यांश को पढ़ लेंगे उसके बाद प्रश्न को देखेंगे। गद्यांश में पूछा है कि गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। संसार के सारे वाद कहाँ पे सीमित हैं? तो इसमें इसका उत्तर होगा राजनीतिक क्षेत्र में। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। मतलब कि आज संसार के जितने भी वाद हैं प्रचलित हैं सभी संसार मतलब कि राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? तो आप पहली ही लाइन में देखेंगे गांधीवाद का आधार, यहाँ पे गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। तो गांधीवाद का आधार है राजनीतिक और आध्यात्मिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व गांधीवाद के आधार है। अगला प्रश्न, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों कनुप्रिया के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। 1965 में इनकी ये रचना प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, प्लुत स्वर कौन सा है? दोस्तों जब दीर्घ स्वर में और बढ़ाकर बोला जाता है, जैसे आप किसी के नाम को पुकारना है, जैसे किसी का नाम राम है, अगर आप उसको पुकारते हैं कहीं दूर है वो व्यक्ति तो उसको आप बीच में से मतलब कि उसको तेज़ी से बुलाएंगे। रा मतलब आ के उच्चारण एक से अधिक बार हो जाता है और अंत में माँ आता है, तो यहीं पे जितनी बार इसका उच्चारण हो और बढ़ता जाता है तो उसे प्लुत कहते हैं। जैसे राम हुआ, ओम हुआ, ये सब उसी के उदाहरण हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? दोस्तों यहाँ पे तद्भव पूछा है। दोस्तों तत्सम और तद्भव में एक खास अंतर होता है। जब तत्सम का उच्चारण जो होता है वो थोड़ा कठिन होता है, उसमें जिह्वा पर बल देना पड़ता है, और कहीं पे अगर आधा अक्षर मिल जाए या फिर
उच्चारण करने में उसमें कठिनाई हो रही है, तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि तत्सम ही होगा, जबकि तद्भव उसका सरल रूप होता है। जैसे इसका उत्तर होगा खेत। खेत जबकि कोई शब्द नहीं है, खेत जो है तत्सम के क्षेत्र शब्द का तद्भव है। क्षेत्र, क्षेत्र को हम खेत कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द देशज है? यहाँ पे देशज शब्द पूछा है। तो आप इसमें आप देख सकते हैं कि देशज शब्द वह शब्द होते हैं जो कि देश के ही किसी और भाषाओं से लिए गए शब्द होते हैं। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं कि धड़ाम, धड़ाम एक देशज शब्द है। इसके साथ साथ लुटिया, डिबिया, घरौंदा, लोटा, ये सभी शब्द जो होते हैं वो देशज हैं। और लाश, लाश एक तुर्की भाषा का शब्द है। पतलून ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। औरत अरबी भाषा का शब्द है। हमारा अगला प्रश्न, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। यह बहुत ही प्रचलित कहावत है, आप इसको अक्सर सुनते होंगे कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। जब किसी बहुत ही अयोग्य व्यक्ति को और बहुत ही योग्य कार्य दे दिया जाए, जैसे अयोग्य, इसका उत्तर होगा अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। जैसे किसी को हिंदी के ह का ज्ञान न हो और उसको हिंदी का प्रवक्ता बना दिया जाए, तो इसके लिए बिल्कुल सटीक कहावत है कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। अगला प्रश्न, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों इसमें इसका उत्तर होगा ऋक धन वेद। जब भी किसी भी पहला अक्षर जैसे क, च, ट, त, प हो, उसके बाद यर अलावा या फिर तीसरा वर्ग वर्ग का तीसरा या फिर चौथा वर्ण हो, तो उसके बाद जब दोनों शब्द जुड़ते हैं तो पहला अक्षर हमेशा तीसरे में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे जो है ये हलंत क जो है वो ग में बदल जाता है, हलंत ग में। तो इसका उत्तर हो जाता है ऋक धन वेद। अगला प्रश्न, आप बीती। आप बीती में समास कौन सा समास है ये पूछा है। तो इसका विच्छेद आप करेंगे तो आप पर बीती, आप पर बीती। तो जैसा हमने कि पहले बताया है कि आप पर बीती, पर का अर्थ पर होता है में, पे और पर, ये तीन शब्द होते हैं तत्पुरुष समास के। ठीक, तत्पुरुष समास में भी आप कह सकते हैं कि अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण में होता है जैसे में, पे, पर, तो इसमें अधिकरण तत्पुरुष है। इसमें कह सकते हैं आप पर बीती या फिर स्वयं पर बीती। अगला प्रश्न, इसमें गद्यांश दिया है, इसको पढ़कर इसका उत्तर देना है। तो इसका आप पढ़ सकते हैं, वरदंत की पंगति, कुंदकली अधराधर, पल्लवन लोचन की। इसको आप पढ़ लेंगे। हम आगे देखते हैं इसका प्रश्न क्या है। पद्यांश में कौन सा रस है? दोस्तों जिसको आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इसमें तुलसीदास जी जो है वो श्री राम के बाल रूप का वर्णन करते हैं। जब भी किसी बालक या फिर बालिका के उसके माता पिता या फिर उसके सभी सगे संबंधी द्वारा वात्सल्य की दृष्टि से उसका बखान किया जाता है, तो वहाँ पे होता है वात्सल्य रस। अगला प्रश्न, उपरोक्त पद्य में किस कवि का है? उपरोक्त पद्य किस कवि का है? तो यहाँ पे आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं कि ये तुलसी जी या इसका बखान कर रहे हैं श्री राम जी का, तो इसका उत्तर होगा तुलसीदास। अगला प्रश्न, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो यहाँ पे पूछा शुद्ध कौन सा है। श दंत है, आइए देखते हैं। जैसे दोस्तों त, थ, द, ध, न और फिर ये श, ये दंत होते हैं, ये बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, श मूर्धन्य है, यह बिल्कुल गलत है। आप पढ़े होंगे ईचू यशानाम तालु, ईचू यशानाम तालु, बड़ी ई, च वर्ग और फिर बड़ा श जो है ये फिर ये तालव्य से इसका उच्चारण होता है, ये गलत है। ये श का तालव्य है, बिल्कुल गलत है, ये मूर्धन्य श है। च का कंठ है, बिल्कुल गलत है, इसका तालव्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? अशुद्ध कथन यहाँ पे पूछा है, तो देखते हैं। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, ये बिल्कुल सही है। विसर्ग कंठवर्ण है, ये भी बिल्कुल सही है। छ संयुक्त व्यंजन है, यह भी बिल्कुल सही है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, यह कथन बिल्कुल गलत है और हमारा यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न,
मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। दोस्तों यहाँ पे लड़के की बात हो रही है, जो जैसे मेरा एक ही लड़का है जिसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो ये लड़का जो है वो करता है, बिल्कुल सही है। और पुल्लिंग है, ये भी सही है। और एक ही लड़का है तो ये भी एक वचन होगा, जबकि इसका जो उत्तर होगा वो विकल्प डी होगा, जो कि ये बहुवचन दिया है, यह गलत है। तो दोस्तों आज यूपी टेट 2020 में पूछे गए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।